सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन से स्टॉक की कैसी ग्रोथ है ये भी देखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड सबको पैसा ही बनाना है। इसलिए स्टॉक्स ऐसे पिक करो जिसका ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो, ना कि जो लॉस में जाए और ना कि जो कॉन्स्टेंटली ट्रेड करता रहे। हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीमार्ट के बारे में, राधा किशन दामाजी की कंपनी के बारे में। हम जो डीमार्ट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उस बारे में बात करेंगे और ये डाउनफॉल का क्या रीज़न है ये जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और इस चैनल में जल्दी से 300 सब्सक्राइबर्स करवा दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इस वीडियो को भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि डीमार्ट का डाउनफॉल क्यों हो रहा है और क्या इसका रीज़न है और इसका कंपटीशन कौन कौन है और इसका क्या फ्यूचर होगा। दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक सही डिसीजन हो सकता है या फिर नहीं, और लास्ट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया है उन लोगों का क्या फ्यूचर रिटर्न्स रहेगा। तो पहले बात करते हैं डीमार्ट के डाउनफॉल के बारे में। अब डीमार्ट की शुरुआत 2002 में राधा किशन दामाजी ने की। अब एज अ लीडर और एज अ एंटरप्रेन्योर ये काफ़ी अच्छे हैं। अब जब इन्होंने डीमार्ट की शुरुआत की तो इसके साथ इनके कंपटीशन था बिग बाजार। अब ये दोनों का ही रिटेल सेक्टर में काम था। अब डीमार्ट का एक सिंपल फंडा था कि उनको अपना बिजनेस डेप्ट में रहकर नहीं करना था। वो अपने स्टोर्स के लिए पूरी जगह बाय करते थे और फिर वहाँ अपने स्टोर्स को सेटअप करते थे। अब ये करके वो लोन लेने से बच जाते थे और उस प्लेस का रेंट देने से भी बच जाते थे। अब ये चीज़ लॉन्ग रन में डीमार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली थी। अब वही इनके अपोजिट में बिग बाज़ार की बिजनेस स्ट्रेटजी अलग थी। उनका ये गोल था कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा स्टोर्स उनको बिल्ड करना था, जिसकी वजह से वो लोन ज़्यादा लेते थे और जहाँ इनका स्टोर होता था वो जगह रेंट पे या फिर लीज पे होती थी। अब 2010 तक बिग बाज़ार के 150 से भी ज़्यादा आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में थे और वही 2010 तक डीमार्ट के सिर्फ 10 आउटलेट प्रेजेंट थे। अब इसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा परेशान थे, लेकिन डीमार्ट धीरे धीरे प्रॉफिट में रहकर ग्रो कर रहा था और बिग बाजार अपने लोन्स की वजह से, डेप्ट की वजह से डाउनफॉल में जा रहा था और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिला डीमार्ट को। अब पहले ऑफलाइन मार्केट था तो डीमार्ट का उस टाइम कुछ ऐसे ही राइज हुआ था, लेकिन जल्दी ही चीज़ें ऑनलाइन आना शुरू हो गई थी। अब ये फील्ड में डीमार्ट कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। अब इस लाइन में एंट्री हुई जियो मार्ट की। जो स्टोर्स बिग बाजार के बंद हुए थे, जहां लीज के पैसे बचे हुए थे, जहां बिग बाजार का लोन क्लियर नहीं था, तो उन स्टोर्स में जियो ने अपने पैसे देकर उन स्टोर्स को क्लियर करवाया और खुद ही रिटेल बिजनेस में एंट्री ले लिया। अब इस स्ट्रेटजी की वजह से जियो मार्ट को एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल गया था, क्योंकि उनको अपने स्टोर्स को सेटअप करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। वो डायरेक्ट जो ऑलरेडी बिल्ड स्टोर्स थे उनको खरीद कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे। और इसके अलावा जियो मार्ट ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और रिलायंस ने रिटेल के साथ क्लोथिंग ब्रांड की ई कॉमर्स ऐप को भी लॉन्च कर दिया, आजियो ऐप। अब यहाँ भी जियो मार्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब यही चीज़ देखकर डीमार्ट भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से कस्टमर्स को टारगेट करने लगा। लेकिन डीमार्ट की डिस्क्रिशनरी सेल्स कम थी। डिस्क्रिशनरी मतलब वो चीज़ जो लोग अपने शौक में खर्चे करते हैं, मतलब गाड़ी, कपड़े, एक्सपेंसिव कपड़े, शूज़, ये सब चीज़ें। अब डीमार्ट की डिस्क्रिशनरी सेल कम थी, मतलब जो डीमार्ट में क्लोथ्स की सेल थी, शूज़ की सेल थी, वो काफ़ी कम थी। डीमार्ट में लोग बेसिक्स चीज़ों को ज़्यादा लेने आते थे, मतलब राशन और भी जो दूसरी बेसिक्स चीज़ें रहती है वो सब। इसके अलावा डीमार्ट क्लोथिंग में या फिर दूसरे आइटम में कस्टमर को एक लग्जरी फील नहीं दे पाता था और मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट डिस्क्रिशनरी सेल से ही होता था। अब बेसिक राशन में या फिर बेसिक चीज़ों में डीमार्ट को उतना प्रॉफिट नहीं होता था। अब जबकि बेसिक नीड्स की बात चल रही है तो यहाँ भी डीमार्ट का कंपटीशन बढ़ गया था। अब इस फील्ड में जियो मार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ज़ेप्टो, अब ये सब कंपनीज डीमार्ट को अच्छा खासा कंपटीशन देने लगी थी। अब जो कि डीमार्ट के स्टोर्स शहर से दूर होते थे तो लोग दूर जाने से ज़्यादा ऑनलाइन खरीदना प्रेफर करते थे और बिग बास्केट, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे प्लेयर तो 10 से 15 मिनट में चीज़ें घर तक ले आते हैं। अब यही सब रीजंस की वजह से डीमार्ट का डाउनफॉल चल रहा है। अब हम अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस देखें
तो हम अगर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देखें, मतलब इसके जो पुराने स्टोर्स है उन स्टोर्स की क्या सेल्स है, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये डाउन होता स्टार्ट हुआ और फिर इसमें पंप आया और हम अभी देखें तो इसमें फिर से डाउनफॉल हो रहा है। अब अगर हम इसकी डिस्क्रिशनरी सेल्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 27% इसकी डिस्क्रिशनरी सेल थी और अभी के टाइम 2023 में ये कम होकर 23% बची है, मतलब इसमें भी हमें डाउनफॉल देखने मिला है। और हम अगर इसके एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो प्री ग्रोथ 30% है और अभी एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ 20% है, जो कि काफ़ी कम है। और साथ ही साथ हम अगर इसके पीई रेशियो में ध्यान दें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि है 107। अब इसका भी यही रीज़न है कि शुरू में डीमार्ट ने अच्छा रिटर्न दिया था, ये देखकर ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से इसका स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ और इसका पीई रेशियो बढ़कर इतना ज़्यादा हो गया। अब हम अगर इसके आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये भी एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2019 ये काफ़ी कम चल रहा है। अब इसकी सेल्स की बात करें तो 3 साल में डीमार्ट ने 19.90% की सेल्स है और हम अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 22.50% है और वही अगर आरओई और आरओसीई देखें तो वो 16 और 20% है। अब इसके अगर डेप्ट देखें तो वो काफ़ी अच्छा है, जो कि 0.04% और अगर पीई देखें तो वो करेंटली 108 में चल रहा है। और हम अगर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में नज़र मारें तो आप देख सकते हो कि इसमें 140 करोड़ का लॉस किया है। और अगर हम स्टोर्स की बात करें तो यहाँ आप स्टोर्स काउंट देख सकते हो, जहाँ डीमार्ट के करेंटली 324 स्टोर्स चल रहे हैं, जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022 में 50 नए स्टोर्स खुले थे और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 40 नए स्टोर्स खुले थे। अब मैंने पूरी तरीके से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके बता दिया है कि क्यों डीमार्ट का डाउनफॉल हो रहा है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, ये जान लो। अब देखो, अगर आप डीमार्ट से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये हमारे पैसे डबल ट्रिपल कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा। डीमार्ट सिर्फ 30 से 40% का ग्रोथ दिखाएगा आने वाले टाइम में और अगर हम देखें तो ये काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इट्स अ गुड टू इन्वेस्ट इन डीमार्ट। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो प्लीज़ आप खुद की रिसर्च करके अच्छे से स्टॉक में आप अपने पैसे लगा सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस वीडियो को आप अपनी रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो और आगे स्टेप ले सकते हो। और अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो लाइक करके जाना इस वीडियो को, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है एनालिसिस करने में। इसलिए अभी तक हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। सो अब बात करते हैं उन लोगों की जिसने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि डीमार्ट स्लो ग्रोइंग स्टॉक है, यहाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सही नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप प्रॉफिट में हो और आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप एग्जिट ले सकते, और अगर अभी आप लॉस में हो तो आप होल्ड कर सकते, क्योंकि डीमार्ट आने वाले टाइम में कॉन्स्टेंट से ऊपर ट्रेड करेगा। और अगर देखें तो डीमार्ट भी एक बड़ा प्लेयर है, इसलिए इतनी जल्दी इसका डाउनफॉल नहीं होगा। और जब 1 से 2 साल में इसकी ग्रोथ होगी और आपका लॉस कवर होगा तो आप इससे एग्जिट ले सकते हो। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन से स्टॉक की कैसी ग्रोथ है ये भी देखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड सबको पैसा ही बनाना है। इसलिए स्टॉक्स ऐसे पिक करो जिसका ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो, ना कि जो लॉस में जाए और ना कि जो कॉन्स्टेंटली ट्रेड करता रहे। ऐसे में आप अपना पैसा नहीं बना पाओगे और उसके साथ आप अपना टाइम भी खराब करोगे। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.